द इनक्रेडिबल थाई कैव रेस्क्यू 23 जून 2018 को वाइल्ड फॉर फुटबॉल क्लब के लड़के सामान्य तौर पर ट्रेनिंग के लिए निकले। ये 11 से 16 साल के लड़कों की फुटबॉल टीम थी, जिसमें एक कोच और एक सहायक कोच था। ट्रेनिंग सामान्य तरीके से चल रही और मुख्य कोच ने अपने खिलाड़ियों को अलविदा कहा और बड़े टीम के आने वाले मैच के लिए तैयार होने लगा। अपना फोन एक तरफ रखकर कुछ घंटों के बाद जब कोच फिर से अपना सेल फोन निकाला तो उसने लड़कों के माता पिता से कई अनदेखी कॉल्स देखी। बच्चे घंटे बीत जाने के बाद भी घर नहीं आए। कोच ने अपने खिलाड़ियों को अलग अलग बुलाया, लेकिन ना तो कोई बच्चा पहुंचा, ना ही कोई टीम का सहायक कोच। आखिरकार एक खिलाड़ी संपोल जो 13 साल का है फोन उठाता है। वो अपने घर से ले रहा है क्योंकि उसकी मां ने उसे ट्रेनिंग से उठाकर लाई है, लेकिन वो कोच को बताता है कि बाकी टीम के सदस्य अपनी साइकिल पर पास के थाम लुआंग गुफाओं में गए ताकि वो सब मिलकर वहां की खोजबीन कर सके। वो सीधे गुफाओं की ओर बढ़ता है, लेकिन जब वे वहां पहुंचता है तो उसे एक डरावनी खोज वाली ध्वनि मिलती है। गुफा के एंट्रेंस पर कोच बच्चों की छोड़ी हुई साइकिलें पाता है, जिसका मतलब है कि टीम अभी अभी गुफा के अंदर है, लेकिन अब गुफा के एंट्रेंस से तेज बहाव वाली धारा बह रही है, जिससे जानलेवा स्थिति बन गई है। भारी बारिश तब शुरू हुई जब लड़के अंदर थे, और अगर वे अभी जिंदा हैं तो वे अब फंसे हुए हैं। थाई पुलिस अधिकारियों को लड़कों द्वारा छोड़े गए बैग और अन्य सामान मिलते हैं। हालांकि गुफा के दरवाजे के अलावा अंदर और गहराई में खोदना संभव नहीं था, क्योंकि पानी का स्तर इतना ऊंचा था कि आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था। इसके अलावा स्थानीय अधिकारियों के अलावा थाई नेवी सील के विशेष खोताधारकों को चियांग राज क्षेत्र में बुलाया गया, जहां एक संकट प्रबंधन टीम बनाई गई जो टीम के बचाव का समन्वय करेगी। इसके साथ ही एक ब्रिटिश नागरिक थाई अधिकारियों के पास मदद के लिए आता है। उस आदमी का नाम वर्नन अंसवर्थ है, जो इस क्षेत्र का एक अनुभवी गुफा खोजक है और थाम लुआंग गुफा प्रणाली की अच्छी समझ रखता है, क्योंकि वे कई सालों से इस गुफाओं की खोज और मैपिंग कर रहा है। थाम लुआंग थाईलैंड की चौथी सबसे लंबी गुफा बनने वाली है और प्रवेश के 1 किलोमीटर से थोड़ा आगे यह गुफा एक टी सेक्शन पर 2 रास्तों में बंट जाती है। यहाँ से पूरी गुफा 10 किलोमीटर से ज्यादा गहरी है और बच्चे अगर वे अभी भी जिंदा होते तो शायद और अंदर किसी ऊंची जगह पर होते। ये सच में संयोग था कि अंसवर्थ वहाँ था। उसने थाई अधिकारियों को ब्रिटिश गुफा बचाव परिषद से जोड़ा और गुफा विशेषज्ञ डाइवर्स जॉन वॉलंथेन और रिक स्टैंटन को उड़कर आने और बचाव कार्य में शामिल होने का मौका दिया। जॉन और रिक लंबे समय से डाइविंग के साथी और उनके बीच बहुत ही विश्वास था, क्योंकि उन्होंने मिलकर कई बचाव और शव निकासी मिशन किए। विदेश से ताजा खबर, 12 खिलाड़ी और उनका कोच गायब। हमें नहीं पता वो कितनी दूर गए हैं। हर दिन नए विशेषज्ञ आ रहे हैं। बढ़ती चिंताएं हैं कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है जब तक कि गुफा विशेषज्ञ डाइवर्स वाकई में काम शुरू कर सके। अगर लड़के अभी भी जिंदा होते तो शायद उनका खाना खत्म हो गया होता। आखिरकार उन्होंने गुफा में लगभग 1 घंटे बिताने का सोचा था। इस बीच भारी बारिश के कारण गुफा के अंदर पानी का स्तर बढ़ रहा है और थाई नेवी सील्स अब अंदर बढ़ने में और भी कम सक्षम हो गए हैं। और जब ब्रिटिश गुफा डाइवर्स आए तो ये सवाल उठने लगा कि ये बड़े आदमी क्या योगदान दे सकते हैं जो नेवी सील नहीं कर पाए। जितना मुझे पता है किसी गुफा के अंदर युद्ध का कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गुफा में नहीं गए, तो जाहिर है उनके पास ऐसी जगहों पर नेविगेट करने की वो स्पेशल स्किल नहीं है जो हमने सालों साल में विकसित की है। जॉन के लिए गुफा डाइविंग एक जुनून और एक शौक भी है। फुल टाइम वो एक IT कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं और रिक स्टैन एक पूर्व फायर फाइटर हैं, लेकिन जबकि ये दोनों नागरिक एथलेटिक या मिलिट्री समझ से वंचित है, उनके पास एक खास स्किल सेट है जो पूरी तरह से यूजफुल है। क्योंकि मैं बस ये नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कोई दीवार आदि नहीं देख पा रहा था।
रिक और जॉन गहरे गुफा प्रणाली में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में गाइडलाइन डालते हुए गुफा में ये पहली बार डाइव करना खासकर चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पानी की धारा के खिलाफ तैरना पड़ रहा है। वहाँ बहुत तेज धारा थी, आप शायद इसके खिलाफ लंबे समय तक नहीं तैर सकते हैं, इसलिए हम अपने हाथों से रेत में टिके हुए थे और खुद को खींचते जा रहे थे। ये एकमात्र तरीका था आगे बढ़ने का। जब रिक और जॉन ने एक हिस्से में दिशा निर्देश रखे तो दूसरे डाइवर्स खुद को थोड़ा खींचकर आगे बढ़ सकते थे और दिशा तय करना काफी आसान हो गया। फिर भी ये एक चुनौती थी। डाइवर्स का लक्ष्य एक हिस्से को पटाया बीच कहा जाता है, जो एक बड़ा कक्ष है जो ऊंचाई पर स्थित है और बाढ़ के पानी से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। शायद लड़के यहीं गए होंगे, लेकिन इतनी दूर बढ़ने से पहले जॉन और रिक को अपनी खोज को रोकना पड़ा। बारिश लगातार बढ़ रही थी और जैसे ही उन्होंने सोचा ये अत्यंत लड़कों की किस्मत तय कर सकता है। हालात को देखते हुए रिक और जॉन को अपनी डाइविंग रोकनी पड़ी। फिर भी थाई नेवी सील्स के बीच आत्म समर्पण का कोई ख्याल नहीं आया, जो पानी के स्तर को कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। इसके अलावा कई स्वयंसेवक जैसे कि समन कुणाल, जो खुद एक पूर्व नेवी सील हैं और एक अनुभवी डाइवर, मदद के लिए आ रहे हैं। सील्स ने चैम्बर 3 के अंदर एक स्थायी कैंप स्थापित किया। ये बड़ी गुफा ने स्थायी रूप से उपकरण, एयर टैंक और डाइवर्स को रखने के लिए काफी जगह दी। एक निराशाजनक स्थिति के बीच उन्होंने नदियों को मोड़ने, नई गुफा के दरवाजे खोजने और जितना संभव हो सके पानी को बाहर निकालने के लिए पंपिंग स्टेशनों का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। बाहरी लड़कों और उनके फुटबॉल कोच का कोई सुराग नहीं मिला। लड़के अब 72 घंटों से लापता हैं। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं। उत्साह से प्रेरित स्थानीय खोज टीमों की मदद से और मौसम में थोड़ी सुधार को देखते हुए ब्रिटिश स्वयंसेवकों ने फिर से मदद में शामिल होना शुरू किया और अब तक की सबसे लंबी गोताखोरी पर निकल पड़े, जिसका लक्ष्य अत्यंत पटाए बीच तक पहुंचना था। पानी की गहरी आवाज, एक लंबे और थकाऊ गोताखोरों के बाद वे आखिरकार वहां पहुंच गए और अब गुफा प्रणाली के सबसे ऊंचे बिंदु पर हैं, लेकिन अभी भी लड़कों का कोई पता नहीं है। यहाँ से आगे जिम्मेदारी से गोताखोरों को जारी रखने का कोई तरीका नहीं है। मूल नियम है कि हवा का लगभग 1/3 हिस्सा उपयोग करना है, इस तरह से कि आपके पास वापसी के लिए 1/3 बचा हो और 1/3 रिजर्व के लिए। डाइवर्स पहले ही उस नियम से काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी हार मानने का फैसला नहीं किया और गुफा प्रणाली में और आगे बढ़ते गए। पूरे रास्ते में गाइड वायर बिछाते गए। वे टी सेक्शन से अपनी शुरुआती गंतव्य पटाए बीच से दुगुना दूर जाने लगे। जब वे आखिरकार पानी की सतह पर तैरते हैं और अचानक एक रोशनी देख लेते हैं। पानी की आवाज। जैसे ही जॉन रोशनी की तरफ तैरता है और आवाजें सुनने लगता है, वो अपना कैमरा ऑन करता है। जॉन, हाँ, समझ में नहीं आ रहा है। धन्यवाद, तुम दोनों का धन्यवाद। तुम में से कितने हैं? सब जिंदा हैं? तेरे, जॉन, तेरे, हाँ तेरे। जॉन, शानदार, बहुत लोग आ रहे हैं। रिक, बहुत लोग। जॉन, हम पहले हैं। बहुत लोग आते हैं। कौन सा दिन? रिक, कल। जॉन, नहीं, वो किस दिन की बात कर रहा है? रिक, ओ। जॉन, सोमवार। जॉन, ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते बाद सोमवार। तुम यहाँ 10 दिन से हो। 10 दिन? तुम बहुत मजबूत हो। इस कहानी में मीडिया की दिलचस्पी के बारे में बस ये बताओ। समाचार प्रशासक यहाँ ये बहुत बड़ा है। समाचार प्रशासक विदेशी भाषा में बोलते हैं। मार्क, वहाँ लड़कों को ढूंढना अधिकारियों के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी राहत है।
अगले दिन 3 थाई नौसेना के सील टीम के साथ रहने के लिए डाइव करते हैं। जैसे जैसे दुनिया ने लड़कों के मिलने पर उत्साह दिखाया, बचाव में शामिल लोगों को पता था कि लड़कों को ढूंढना आसान हिस्सा है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि उन्हें गुफा से कैसे निकाला जाए। तो फिलहाल योजना ये है, वे इस गुफा से जितना हो सके पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार प्रशासक एलन मार्क्स ने बच्चों के आकार का एक पन्न भी बनाया जब बचाव दल ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि एक कठोर नाव मुरादाव गुफा की स्वर्ग में नहीं जा सकती। तो टेस्ला के मालिक ने ट्विटर पर बड़ास निकाली। पहले की गुफा बचाव में लोगों को निकालने के लिए ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया गया था और आखिरी विकल्प है समूह को छोड़ देना। गुफा के अंदर तब तक रहना जब तक अक्टूबर के मध्य तक बारिश का मौसम खत्म नहीं हो जाए। एक तरफ लड़कों को गोताखोरी सिखाने का विकल्प था, वो अपनी गुफाओं में प्रशिक्षकों के साथ छोटे गोताखोरी का अभ्यास कर सकते थे जब तक कि वे लंबी और मुश्किल यात्रा के लिए तैयार नहीं हो जाए। दूसरा विकल्प था टीम को इमरजेंसी लिफ्ट के जरिए बचाना, जो एक नई ड्रिल किए गए शाफ्ट में था जो 2010 में चिली में खनिकों जो खदानों में काम कर रहे मजदूरों को बचाने के थोड़ा था। अंत में एक और विकल्प था बस इंतजार करना, बारिश के मौसम के खत्म होने तक। जब तक वो फंसे हैं टीम को खाना दिया जाएगा और जब पानी का स्तर नीचे आएगा तब वो गुफा से बाहर निकल सकेंगे। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कई मुश्किल विकल्प है, लेकिन साइट पर बचाने वालों को एहसास हुआ कि हालत और भी खराब है कि इनमें से कोई भी विकल्प वास्तव में संभव नहीं है। बच्चों को इस कठिन माहौल में तैरना सिखाना नामुमकिन है। न सिर्फ कुछ लड़के तैर सकते बल्कि वो कई दिनों से थके हुए और एग्जॉस्टेड भी हैं। सही से सोने तक का कोई सवाल नहीं था। इसके अलावा संकरी अंधेरी गुफा से निकलना ना तो स्कूबा डाइविंग का मजा था, ना ही पैनिक अटैक का मतलब कुछ अच्छा था। इससे मौत तय थी। एक सॉफ्ट बनाना भी पूरी तरह से असंभव था। चिली में माइनर्स के मामले में उन्हें खोजने के बाद उन्हें आज़ाद करने में लगभग 7 हफ्ते लग गए थे। थाई गुफा की स्थिति भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। टीम लगभग 1 किलोमीटर नीचे थी और बीच में ज़्यादातर ठोस चट्टान थी जिसे ड्रिल करना मुश्किल था। और अगर ये तरीका अपनाया भी जाता तो ये साफ नहीं था कि लड़कों का ठिकाना कैसे सही से पता लगे जाए ताकि बोरहोल उनके चैम्बर्स के साथ सही से मेल खा सके। आखिर में बारिश के मौसम के खत्म होने का इंतजार करना भी असफलता के लिए ही है। चैम्बर में ऑक्सीजन का स्तर पहले से ही खतरनाक सीमा में है जो लंबे समय तक जीने के लिए ठीक नहीं है। और अभी तक बारिश मौसम शुरू हुआ था जो नवंबर तक चलेगा। टीम को 4 महीने से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है जबकि बारिश बढ़ती जा रही थी। ये उनकी सुरक्षित जगहों को खतरे में डाल सकता था। बचाने वालों के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा एक दुखद नई घटनाक्रम की खबर फैल गई। आज सुबह इस खबर के साथ जागने पर जिस आदमी की मौत हुई वो जवान था, वो फिट था, वो एक पूर्व नेवीसील था। मुझे लगता है कि ये सच में इस गुफा की खतरनाक स्थिति को स्पष्ट करता है। सैमन कुनान, रिटायर्ड नेवीसील जिन्होंने मदद के लिए स्वेच्छा से काम किया, उनकी मौत हो गई। ये दुखद नुकसान है और ये इस पूरे ऑपरेशन की खतरनाक स्थिति की याद दिलाता है। न्यूज ब्रॉडकास्टर सैमन कुनान ऑक्सीजन की कमी से मर गए। उसका डाइव पार्टनर उसे पानी में बेहोश पाकर। जब कोई सही बचाव योजना नहीं है तो एक थोड़ा सा पागल आइडिया सामने आता है। क्या होगा अगर बच्चों को बेहोश करके गुफा प्रणाली के जरिए ले जाए? इस समय रिक स्टैंटन एक पुराने जानकार डॉक्टर रिचर्ड हैरिस से संपर्क करता है। हैरिस ऑस्ट्रेलिया के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और 30 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले गुफा डाइवर्स हैं। हैरिस इस योजना के खिलाफ हैं और लड़कों को बेहोश कर देने पर विचार करते हैं। बहुत ही खतरनाक है और बचाने के मौके बहुत ही कम हैं। फिर भी वो थाईलैंड जा रहा है और उसे जो सबसे ज्यादा मनाएगा वो उसकी जोखिम की सोच में बदलाव नहीं है बल्कि ये एहसास है कि और कोई बेहतर विकल्प नहीं है।
इसके लिए एक टीम बनाई गई और उन्हें लाया गया जिसमें दुनिया के कुछ सबसे अच्छे गुफा डाइवर्स शामिल थे। गुफा में बच्चों को एक वेट सूट पहनाया जाता है, फिर उन्हें 2 खुराक सेडेटिव दवा दी जाती हैं जिससे वो पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं। फिर एक खास डाइविंग मास्क लगाया जाता है जो पूरे चेहरे को ढक लेता है और सकारात्मक दबाव प्रदान करता है ताकि अगर पानी के नीचे कोई गैप खुलता है तो एयर प्रेशर पानी को बाहर रख सके। लड़कों को हाथ उनके पीछे बंधे हुए थे ताकि उनके हाथ इधर उधर ना हिले और उनके सीने के सामने 80% ऑक्सीजन से भरा हुआ एक टैंक रखा गया था ताकि उनकी गर्दन पूरी तरह से झुके न सके, वरना इससे उनकी सांसें रुक सकती थी। बच्चों को उनके डाइवर से बांधा गया था ताकि वे खो ना जाए और इस बिंदु से इन बच्चों की जान वाकई में इन डाइवर्स के हाथों में थी। जॉन, अगर उस मास्क के साथ कुछ हो जाता जो उनके चेहरे को सुखा रहा था, अगर वो किसी तरीके से गिर जाता तो बच्चा बिना शंका डूब जाता। लंबे मध्यवर्ती हिस्सों में जहाँ गुफा को पैदल पार किया जा सकता है, लड़कों को स्ट्रेचर पर लिटाकर अगले डाइविंग हिस्से की ओर ले जाया गया। बच्चों को दी गई दवाएं पूरी सफर के लिए काफी नहीं हैं और डाइवर को पहले से बनाए गए सिरिंज से बच्चे को नई दवा देनी पड़ती है। पूरी रास्ते में डाइवर्स बच्चों की जान को लेकर चिंतित थे, लेकिन जब पहले 2 बच्चे सुरक्षित रूप से चैम्बर 3 में पहुंच गए तो आत्मविश्वास बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये पागलपन भरा योजना सच में काम कर रही है। यहाँ से पानी सफलतापूर्वक निकाल लिया गया था और नेवी सील्स कई स्वयंसेवकों के साथ मिलकर बच्चों को स्ट्रेचर पर लेकर बाकी के चट्टानी रास्ते से गुजरे। उत्तर थाईलैंड से रिपोर्टर में कहा गया कि कम से कम 4 बच्चों को बाहर निकाला गया। समाचार प्रशासक, हमारे पास यहाँ लाइव तस्वीर है। पहले दिन 4 बच्चों को सफलतापूर्वक बचाया गया और अगले दिन 4 और बच्चों को बचाया गया। तीसरे और आखिरी दिन योजना थी कि आखिरी 4 बच्चों और सहायक कोच को बचाया जाए। भीड़ उत्साहित थी, लेकिन जैसे कि इस समय प्रक्रिया स्थापित लग रही थी, अचानक कुछ काम नहीं किया गया। आखिरी बच्चा सबसे छोटा था और सकारात्मक दबाव मास्क उसके छोटे चेहरे पर फिट नहीं हुआ था। भले ही डाइवर्स मास्क को चेहरे पर कितनी ही कसकर लगाते, वो पानी टाइट सील नहीं बनता। डाइवर्स को एक और मास्क आजमाना पड़ा जो उन्होंने अपने साथ लिया था, लेकिन उम्मीद थी कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक छोटे बच्चे का मास्क है जो मनोरंजन के लिए ज्यादा सही है और ये भी मुश्किल से चेहरे पर टिकता है और बार बार फिसल जाता है, लेकिन डाइवर्स इसे जितना हो सके सुरक्षित कर लेते हैं और फिर बेहतर की उम्मीद रखते हैं। यह एक अद्भुत पल है क्योंकि अब हमें पता चल रहा है वो पूरी टीम अब गुफा से बाहर आ गई। हल्की कुछ मिजाज संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। बचाव अभियान आखिरी सेकंड तक तनावपूर्ण था, लेकिन अब ये खत्म हो गया। सभी बच्चे और सहायक कोच सुरक्षित हैं। ये सफलता तो डाइवर्स की उम्मीदों से भी बड़ी थी, हालांकि इसका एक कीमत भी चुकानी पड़ी। एक थाई नेवी सील को बचाव अभियान के दौरान रक्त संक्रमण हो गया। बैरूट बाकबार एक पहले सैनिक के छोटे अधिकारी थे जो ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। बचाव के 1 साल बाद उनका निधन हो गया। उसके साथ 2 थाई नेवी सील ने फुटबॉल टीम को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो उस कठोर मेहनत का प्रतीक है जो उन थाई नेवी सील्स ने इस मिशन में लगाई और शुरुआत में दोनों तरफ से कुछ संदेह होने के बावजूद ब्रिटिश डाइवर्स और थाई नेवी सील ने एक दूसरे की तारीफ की और रणनीतिक और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ने में सफल रहे। ये एक सफलता की कहानी थी जिसे दुनिया भर में देखा गया। इंटरव्यू, अब आप हीरो हैं, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? अगर आप किसी और के बच्चे के लिए कुछ कर सके, मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा ही सोचोगे। हमारे पास उस समय के लिए अजीब सी कौशल सेट था। कृपया वाइल्ड बोर्स फुटबॉल टीम का स्वागत करें।
ये एक कहानी थी जिसे मैं काफ़ी समय से बताना चाहता था और मुझे खुशी है कि आखिरकार मैंने इसे YouTube पर डाल दिया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें।